रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कदम लिया गया है ट्रांसपेरेंसी और बैंक अकाउंट होल्डर के देहांत हो जाने के बाद फंड ट्रांसफर को लेकर के। इनके तहत बैंक्स को ये जरूरी होगा कि वो अपने कस्टमर को नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में क्लियरली इन्फॉर्म करे, चाहे अकाउंट खोला जा रहा हो, लॉकर लिया जा रहा हो या सेफ कस्टडी सर्विसेज यूज की जा रही हो। यहीं पर बैंक नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टी है। इसका जो पोजीशन है आरबीआई इसको ही कंफर्म करते हुए बोल रहे हैं, एक बैंक नॉमिनी कभी मालिक ओनर नहीं हो सकता। तो क्या ये सारे के सारे रूल्स आज के इस वीडियो में आरबीआई के गाइडलाइंस के सहारे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के सहारे पता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है नॉमिनी के पावर के बारे में। नॉमिनी का असल में हक क्या होता है? नॉमिनी केवल एक कस्टोडियन होता है, ट्रस्टी के रूप में पैसा को होल्ड करता है। अकाउंट होल्डर के देहांत हो जाने के बाद बैंक नॉमिनी कभी भी पैसों का मालिक नहीं बनता। कॉमनली जो बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि बैंक अकाउंट होल्डर के मृत्यु हो जाने के बाद नॉमिनी ऑटोमेटिक मालिक बन जाता है वो सारे धनराशि का। लेकिन ये जो धारणा है ये लीगल प्रोपोजिशंस के साथ अलाइन नहीं होता। ये जो धारणा है भारत के लीगल पोजीशन के अनुरूप अलाइन नहीं होता। नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक केयर टेकर या फिर कस्टोडियन के रूप में काम करता है। बैंक में नॉमिनी अपॉइंट किया गया है, इसका केवल एक ही पर्पस होता है कि बैंक वाले मनी रिलीज करने का ये जो प्रोसेस है मृत्यु होने के बाद इसको स्मूथली कर सके बिना कोई डीले के नॉमिनी को पैसा हैंडओवर करे। लेकिन नॉमिनी उस पैसों का ओनर नहीं बन जाता, जबकि पैसों का असली हकदार तो लीगल एयर्स यानी कि कानूनी वारिस होते हैं। एज पर सक्सेशन लॉज उत्तराधिकारी कानून के मुताबिक नॉमिनी केवल मृत्यु हो जाने के बाद पैसा को होल्ड करने का काम करता है, लेकिन बाद में नॉमिनी को वो पैसों को लीगल एयर्स को हैंडओवर करना पड़ता है। रामचंद्र तलवार वर्सेस देवेंद्र कुमार तलवार, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनी का पोजीशन को क्लियर करते हुए कहा नॉमिनी कोई एब्सोल्यूट ओनर नहीं होता है। नॉमिनी कानूनी वारिस के अधिकारों को ओवररीड नहीं कर सकता। मृतक के पैसे किनको जाएगा नॉमिनी से सबसे पहले ढूंढा जाएगा क्लास 1 लीगल एयर्स कौन होते हैं। क्लास 1 लीगल एयर्स कौन होते हैं इसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में बता करके रखी हूँ। इस वीडियो में बताया है, फिर से मैं दोहराऊंगी नहीं। नॉमिनी लीगली ऑब्लाइज्ड होता है राइटफुल ओनर जो कि ये लीगल एयर्स इन तक पैसा को पहुंचाने का, क्योंकि अल्टीमेट लीगल ओनर तो यही लोग होते हैं। और यहीं पर अगर नॉमिनी खुद एक लीगल एयर है तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है, नॉमिनी ही उस परिस्थिति में एब्सोल्यूट ओनर बन जाता है। और यहीं पर चैप्टर 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो ट्रांसपेरेंसी और डिपॉजिटर के डेथ के बाद फंड ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 2025 और बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 नोटिफाई किया है। नए नॉर्म्स के तहत बैंक को अब कस्टमर्स को अप फ्रंट नॉमिनेशन के बारे में बताना होगा। सभी बैंक्स को अब ये जरूरी है कि वो जब भी कोई डिपॉजिट अकाउंट खोल रहे हो कस्टमर को नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में क्लियरली इन्फॉर्म करे। ईटी रिपोर्ट के मुताबिक बैंक को यह भी स्पष्ट तरीके से समझाना होगा कि नॉमिनेशन करने का पर्पस और फायदा क्या है। जैसे कि डिपॉजिटर के डेथ के बाद के केस में क्लेम प्रोसेस को सिंपल बनाना और फंड्स को नॉमिनी तक बिना लीगल डिले के स्मूथली ट्रांसफर करने में मदद मिलती है। अगला पॉइंट पर बताया जा रहा है नॉमिनेशन ऑप्शनल है लेकिन डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करना जरूरी है। आरबीआई के डायरेक्शन के मुताबिक जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत इशू किया गया है, बैंक को कस्टमर को 2 ऑप्शंस देना होगा। पहला, या तो वो नॉमिनेशन करे, दूसरा या ऑप्ट आउट करे। इससे उनकी अकाउंट खोलने की एलिजिबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई कस्टमर नॉमिनेशन नहीं करना चाहता तो बैंक को उससे एक रिटन डिक्लेरेशन लेना होगा और जिसमें यह कंफर्म किया गया हो कि उन्होंने खुद डिसाइड किया है नॉमिनी ना देने का। अगर कस्टमर डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दे तो बैंक को उस रिफ्यूजल को अपने इंटरनल अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करना होगा। आरबीआई के अक्टूबर 2025 के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर पूरी जानकारी मिलने के बाद भी
नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं लेना चाहता तो बैंक उसका डिपॉजिट अकाउंट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ओपन कर सकता है अगर कस्टमर अदरवाइज एलिजिबल हो। इस पर्टिकुलर केस में बैंक को कस्टमर से एक रिटन डिक्लेरेशन लेना होगा जिसमें ये कंफर्म हो कि उसे अकाउंट ओपनिंग के टाइम नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं चाहिए। लेकिन आरबीआई ने ये भी कहा है अगर कोई व्यक्ति नॉमिनी फैसिलिटी लेने से मना करे तो बैंक उस केस में डिले नहीं करेगा या फिर उसे अकाउंट देने से मना नहीं कर सकता। यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की बारी, मल्टीपल नॉमिनेशन और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। अपडेटेड रूल्स में यह भी क्लियर किया गया है कि अगर मल्टीपल नॉमिनीज यानी अगर एक से ज्यादा नॉमिनी हो और उनमें से कोई एक नॉमिनी डिपॉजिट रिसीव करने से पहले उनका देहांत हो गया हो तो उसकी नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगी। ऐसे केसेस में बैंक को आरबीआई के क्लेम सेटलमेंट्स डायरेक्शन 2025 इसको फॉलो करना होगा जो उन सिचुएशन पर लागू होते हैं जब कोई वैलिड नॉमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती। बैंक किसी भी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट करके वैलिड डिस्चार्ज क्लेम नहीं कर सकता जिनका नॉमिनेशन किसी और कानून के तहत दिया गया हो और जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हो। नॉमिनेशन डिटेल्स अकाउंट डॉक्यूमेंट्स पर दिखानी होगी ट्रांसपेरेंसी के लिए। बैंक्स के लिए अब ये मैंडेटरी किया गया है पासबुक, अकाउंट स्टेटमेंट और टाइम डिपॉजिट रिसिप्ट पर रिकॉर्ड करे। और यहीं पर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बारी, बैंक एक नॉमिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप करने के लिए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को यह भी डायरेक्ट किया है कि वो एक प्रॉपर सिस्टम एस्टैब्लिश करे जिससे नॉमिनेशन को रिकॉर्ड, रजिस्टर, कैंसिल या मॉडिफाई किया जा सके। हर एक नॉमिनेशन रिलेटेड रिक्वेस्ट, चाहे वो रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन या बदलाव यानी कि वेरिएशन का ही क्यों नहीं हो, उसका एक्नॉलेजमेंट बैंक को 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कस्टमर को देना होगा। अगर कोई नॉमिनेशन रिक्वेस्ट लीगल स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती है तो बैंक को उस कस्टमर को लिखित रूप में उसी 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होगा और क्लियरली बताना होगा कि रिजेक्शन का रीजन क्या है। ये